द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट और आपकी आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट, इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोग सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते थे, लेकिन आप सभी लोगों से हम क्षमा मांगना चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जो गणित का प्रैक्टिस सेट था जो कि हम लोग सुपर टेट के लिए सॉल्व करते थे वो कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहना यह है कि पहले हम यूपी टेट की परीक्षा कराएंगे और बाद में सुपर टेट की परीक्षा कराएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि यूपी टेट की परीक्षा पिछले साल हुई थी और उसके बाद से लगातार हमारा सुपर टेट की परीक्षा कब होगी इसका इंतजार हो रहा था। तो ऐसी उम्मीद थी कि सुपर टेट की परीक्षा होगी, लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि पहले यूपी टेट कराया जाएगा और फिर सुपर टेट की परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके सुपर टेट में गणित के 20 प्रश्न आते हैं और यूपी टेट में आपके गणित के 30 प्रश्न आते हैं। तो यूपी टेट तो एक पात्रता परीक्षा होती है जिसमें आप अगर ये 30 प्रश्नों में से 8-10 प्रश्न भी करते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सुपर टेट की परीक्षा से आपको नौकरी मिलती है, 4200 पे ग्रेड की सहायक अध्यापक की आपको नौकरी मिलती है। और इसमें जो ये 20 प्रश्न आते हैं ना भैया, इसमें आपको कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15 प्रश्न सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन मेरिट में होगा। ध्यान रखिएगा, सुपर टेट का एग्जाम पास करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मेरिट में नाम लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि पिछली बार जब आपका 69,000 भर्ती आई थी उस परीक्षा को लगभग 4 लाख बच्चों ने पास किया था, लेकिन नौकरी सिर्फ 69,000 को ही मिली है। तो मेरिट में हमारा नाम हो, यही हमें कोशिश करनी है। सुपर टेट की परीक्षा पास करने के लिए हमें पढ़ाई नहीं पढ़नी है। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो गणित का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसके हमारे 3 उद्देश्य होते हैं, जिसमें से हमारा जो पहला उद्देश्य होता है वो उद्देश्य है गणित को भैया सीखना। गणित में रोज हमें कुछ ना कुछ नया नया सीखना है। गणित में हमें रट्टा नहीं मारना है। गणित में जो पुराने फार्मूले हैं उन फार्मूले के आधार पर प्रश्नों को नहीं सॉल्व करना है, कुछ नया सीखना है। तो यही सीखने के उद्देश्य से हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि अब तक हम लोग सिर्फ सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते थे, जिसमें हमारा मिनिमम टारगेट होता था कि 20 में से 15 नंबर तो आपको लाना ही है। आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे गणित आती हो नहीं आती हो, आपका कोई बहाना यहाँ चलने वाला नहीं है। आपको गिरी से गिरी हालत में 15 नंबर सुपर टेट की परीक्षा में लाना है। और यदि आप यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं तो भैया 30 में से 25 नंबर गिरे से गिरी हालत में लाना है। ये कम से कम की यहां पर बात हो रही, इससे ज्यादा नंबर ही आपकी परीक्षा में आने चाहिए, ठीक है। और अगला हमारा उद्देश्य होता है कि जितने भी आपके प्रश्न होते हैं उसमें से कुछ प्रश्न आपको मौखिक सॉल्व करना है। आप प्रश्न पढ़िए, विकल्प देखिए, विकल्प देखने के बाद तुरंत उसका आंसर बता दीजिए। तो कुछ आपको ऐसी गणित ट्रिक के साथ पढ़नी है जिससे आप विकल्प के माध्यम से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। यानी कुछ प्रश्न में आपको ऐसे सॉल्व करना है जिसमें कलम भी उठाने की जरूरत ना पड़े। तो इन 3 उद्देश्यों के साथ हम लोग गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। और फिर आपको बताना चाहेंगे कि जो पिछले कुछ दिनों से गणित का प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था उसके लिए आप सभी लोग से हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आज से रोज आपको गणित का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्योंकि आपका यूपी टेट की भी परीक्षा होने वाली है, इसलिए यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में सब्जेक्ट आपका एक ही है गणित, और जो आपका सिलेबस है वो भी एक ही सिलेबस है। इसलिए दोनों का प्रैक्टिस सेट हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि हम लोग प्रत्येक वीडियो में 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो उम्मीद है अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो हमारे वीडियो पहले से ही देख रहे होंगे, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोज गणित का प्रैक्टिस सेट लगाने को मिलता रहे, ठीक है ना भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसको हम लोग विकल्प के माध्यम से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये विकल्प के माध्यम से सॉल्व होगा, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, गणित को रट्टा नहीं मारना है। जो अपना दिमाग है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का यूज करते हुए गणित के प्रश्नों को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो हमें इसमें ए और बी 2 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से जो अगर ए और बी को जोड़ दें तो कितना आता है भैया, 12 आता है। और अगर पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी दोनों का गुणा कर दें तो 22 आता है। और आपको मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर हम ए और बी ऐसी 2 संख्याएं मानने की कोशिश करें जिसको जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 22 आए,
तो 22 लाने के लिए 22 का जो गुणनखंड होता है 11 गुणे 2, एक ही गुणनखंड होता है 22 का 11 गुणे 2, और 22 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। लेकिन 11 और 2 का गुणा करेंगे तो 22 तो आ जाएगा, लेकिन 11 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 नहीं आएगा। यानी कि अगर विकल्प के माध्यम से हम इन प्रश्नों को उठाने की कोशिश करें तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। एक छोटा सा आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस आपका 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पर रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल से ये 30 सेकंड का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मान 12 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 12 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली जो संख्या है इसका मान तो आपको निकालना ही है, इसका मान आपको निकालना है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 लिखा है और a b का मान दिया है 22, ठीक है। तो 12 का वर्ग करेंगे, सबको पता है। आप लोग क्या करिए, 12 जो भी स्क्वायर है 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का वर्ग आप रट लीजिए। वर्ग में कोई कोताही नहीं बरतना है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है या वर्ग कैसे निकाला जाता है ये हम आपको ट्रिक भी सिखा देंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 1 से 50 तक की जो संख्याएं होती हैं उसका वर्ग आपको रटा होना चाहिए, और 1 से 20 तक की जो संख्याएं होती हैं उसका घन आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। ये रटा होना चाहिए, इसमें कोई जो है इफ बट नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें तो गणित में आपको रटना ही पड़ेगा। पहाड़े रटने पड़ेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग रटने पड़ेंगे और 1 से 30 तक की संख्याओं के घन भी रटने पड़ेंगे। और इधर क्या है भैया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा बचा हुआ है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और इधर 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। ये 44 जब इधर ले जाएंगे तो 144 में से घटेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 100, और यानी कि आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों को देखते रहिए, समझते रहिए। जो कोई अगर आपको किसी प्रश्न में कोई नई चीज मिल जाए तो उसको अपने कॉपी पर नोट भी कर लीजिए, और 1-2 महीने बाद आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी कॉपी पर नोट हो गई हैं, जिसके पढ़ने से आपके जो गणित हैं वो आपको आसान लगने लगी है, या प्रश्न आपके थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बढ़िया प्रश्न है, कैलकुलेशन इसमें जबरदस्त आपको करना पड़ेगा। देखिए ये प्रश्न में x का जो मान दिया गया है 9999 मान दिया गया है। उसके बाद ये आपको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में x का मान रखना है और फिर सॉल्व करना है। तो ये जो विकल्प है इनमें से कोई ना कोई आपका आंसर रहेगा। अब गलती मत करिएगा, ये समीकरण में ये x का मान रखने की आपको गलती नहीं करनी है। पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर जो लिखा गया ये वाली जो टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर लिखी गई है, इसको ध्यान से जरा देखिए। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं। ऊपर आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके ऊपर वाली जो कंडीशन है उसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे आपको समझ में आए। और -1 यही दिया गया है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी यहाँ 1 नहीं है, यहाँ x है, सॉरी। x इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये 4x स्क्वायर -1 बन गया है, ठीक है। x हमारा बाहर है, ये है, और ब्रैकेट के अंदर 4 को लिखिए 2 और x हमारा है, इसको वर्ग कर दीजिए, -1 का आप वर्ग कर दीजिए। तो ये फार्मूला किसका बन गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे क्या होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो एक बार a प्लस बी जोड़ देते हैं और एक बार a माइनस बी घटा देते हैं। a में से b एक बार जोड़ते हैं, a में से b एक बार घटाते हैं। तो वही यहाँ पर काम करना है। a का मान है 2x, b का मान है 1, तो एक बार जोड़ दीजिए तो 2x प्लस 1 हो गया, और एक बार घटा दीजिए तो 2x माइनस के 1 हो गया। तो अभी ऊपर वाला समीकरण हमने सॉल्व किया है। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं। ये समीकरण, ये जो समीकरण है ना भैया, इसमें मान रख रहे हैं। तो ऊपर वाला जो पद था उसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, x और 2x प्लस के 1 और 2x माइनस के 1 यही आ रहा है। नीचे वाला जो दिया गया है उसमें हमें जो है वैसे लिख दीजिए 2x प्लस के 1। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें 3 आप कॉमन ले सकते हैं। तो 3 आप कॉमन ले लीजिए। 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ से क्या बचा, 1 लिखा। 3 आपने बाहर निकाला तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 2x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, तब आपको क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें कुछ काटना पीटना है। चलिए काटते पीटते हैं। ये 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल,
2x-1 2x-1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा है x, नीचे क्या बचा है 3। अब आपको x का मान रखना है। अगर आप पहले x का मान रख देते तो प्रश्न बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। अब आपको x का मान रखना है। x का मान प्रश्न में कितना दिया है 9999। अब आप x का मान रखिए 9999। नीचे कितना है 3, 3 का भाग करना है, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। तो 3333 कहाँ पर है, विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और ये कैलकुलेशन पहले इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर काटेंगे पीटेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए जबरदस्त प्रश्न है। इसको दो तरीके से यहाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो थोड़ा सा कॉमन सेंस के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करिए और बाद में कुछ ट्रिक लगाते हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे, बाद में क्या है इसको एक सिंपल तरीके से भी आपको बताएंगे। यानी दो तरीके से इस प्रश्न को आपको बताते हैं। ठीक है, करना क्या है, ध्यान से पहले प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न में दिया क्या है, फिर उसके बाद करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है 2100 रुपया, ये हमारा मूलधन है। ठीक है, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, समय यहाँ आपका 2 वर्ष है। मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन आपका दिया है 2352 रुपया, ये मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो अगर 1% ब्याज की जो दर है 1% कम कर दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा, यानी कि नया ब्याज आपको निकालना है। जो पहले दर थी उससे अगर 1% कम कर दें तो मिश्र धन हमारा कितना है 2352 रुपया, ये हमारा मिश्र धन है। मूलधन कितना है 2100 रुपया। अच्छा, ये मूलधन और मिश्र धन तो समझ में आ रहा होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, इतना तो सबको पता ही होगा। तो इसको घटा देते हैं। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो हमें ब्याज निकल के आता है, ये तो सबको पता है। मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज निकल के आता है। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ 52 रहेगा और यहाँ 252 रुपया, ये क्या निकल के आया भैया, ब्याज। तो 252 रुपया हमें ब्याज मिलता है कितने सालों में, 2 साल में। किस दर से मिलता है हमें नहीं पता है, लेकिन ये 1% जो हमारा उस दर को अगर हम कम कर दें तो नया ब्याज क्या होगा ये हमें निकालना है। तो जो नया ब्याज होगा, क्योंकि कम कर रहे हैं तो 252 रुपये से कम ही हमारा आंसर आएगा। तो यानी कि ABC में से कोई हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 252 ये जो विकल्प डी है ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो पुराने वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो पुराने वीडियो बहुत जरूर देखिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए भैया ध्यान से समझिए, ये आपका जो 2100 रुपया दिया गया है, ये 2100 रुपया दिया है, ये आपका मूलधन है। लेकिन मूलधन जो होता है अगर प्रतिशत में बात करें तो ये आपका 100% होता है। ये आपका 2352 रुपया जो दिया गया है ये आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन में जो मूलधन होता है, यानी प्रतिशत में बात करें तो जो मूलधन है वो 100% तो है ही, और साथ में ये ब्याज का प्रतिशत भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्याज का कितना प्रतिशत है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, फिर से आपको समझा रहे हैं। 2100 रुपया हमारा 100% होता है और हमें 1% कम करना है। तो 1% जो कम करना है वो इसी जो आपका ये है, क्या है भैया, आपका ये जो मूलधन है इसी में से कम करना है। इसी में से ब्याज हमारा जोड़ते हैं, घटाते हैं, क्योंकि जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पर ही मिलता है, ये मिश्र धन पर नहीं मिलता है। तो इस मूलधन में से ही हम 1% कम करेंगे। 1% कम करेंगे, कहाँ से, इस मूलधन में से ही कम करेंगे। तो ब्याज का जो 1% कम करेंगे वो मूलधन में से ही कम करेंगे। यानी कि अगर हम लोग 2100 रुपये का 1% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा हम लोग कितना रुपया कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2100 का मतलब होता है गुणा, और 1% निकालना है, प्रतिशत निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। कुल कितना आएगा भैया, 21 रुपया आएगा। कुल कितना आएगा भैया, 21 रुपया। चूंकि ये साधारण ब्याज है तो 1 साल का 21 रुपया हो गया, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का हो जाएगा भैया 42 रुपया। ये तो कॉमन सेंस की बात है। 1 साल में 21 रुपया अगर हमें ब्याज मिल रहा है 1% के हिसाब से, तो 2 वर्ष में 1% के हिसाब से 42 रुपया ब्याज मिलेगा। तो अगर जो हम यहाँ पर 1% कम कर रहे हैं, ये कॉमन सेंस से हम सवाल कर रहे हैं, अभी कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। अभी थोड़ा जो लोग फार्मूले का इंतजार कर रहे हैं थोड़ा इंतजार करिए, अभी फार्मूला भी आपको बता देते हैं।
ठीक है। तो 1% अगर हम लोग 1 साल में कम करेंगे तो 21 रुपया हमें कम मिलेगा। 2 साल में 1% के हिसाब से 42 रुपया कम मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था? 252 रुपया कम मिल रहा था, लेकिन अगर हम 1% कम कर दें तो हमारा इसमें से 42 रुपया कम हो जाएगा। क्लियर? तो 42 रुपया कम हो जाएगा तो 210 रुपया हमें मिलेगा। 210 आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आपको समझ में आया हमने क्या किया? हमने ये किया कि पहले मिश्र धन में से मूलधन घटा लिया तो आपका ब्याज निकल आया। 252 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है। ये जो ब्याज मिलता है ये मूलधन जो मिलता है 2100 जो आपका रुपया है वो आपका मूलधन है, उस पर आपको ब्याज मिलता है। इसमें प्रश्न में बताया गया कि 1% कम कर दें तो 1% होता कितना है, इसको हमने निकाल लिया। तो 2100 रुपए का जो 1% होता है वो 21 रुपया होता है। यानी 1% अगर हम लोग कम करेंगे तो 1 साल में 21 रुपया हमें कम मिलेगा। और चूंकि ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में होता है जितना पहले साल ब्याज मिलता है उतना ही दूसरे साल भी ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की यही कहानी होती है। जो पहले साल का ब्याज होता है वो दूसरे साल का भी होता है, तीसरे साल का भी होता है। प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर होता है। तो 1 वर्ष में अगर 21 रुपया कम हो रहा है तो 2 वर्ष में 42 रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है। तो 2 वर्ष में अगर 42 रुपया कम होगा, पहले हमें कितना मिल रहा था? 252 रुपया। 1% अगर कम करेंगे तो 42 रुपया कम हो जाएगा, तो 42 घटा देंगे तो 210 आपका आंसर आ जाएगा। ये जो तरीका था ये कॉमन सेंस वाला तरीका था। उम्मीद है आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब अगर इसको दूसरा तरीका आप समझना चाहते हैं तो चलिए दूसरे मेथड से भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन में आपका मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है और ये आपका 2 वर्ष समय दिया गया है। तो फार्मूला ब्याज वाला, साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाइएगा तो वहां से दर निकाल लीजिएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला सबको पता होगा, वहां से उसको लगा के आप दर निकाल लीजिएगा। कितना % आएगा? 6% दर आएगी। अब प्रश्न में कहा गया है अगर 1% कम कर दें तो नया दर क्या होगा? तो 1% अगर कम कर दें तो जो नई दर होगी वो कितनी होगी? 5% होगी। ठीक है। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो अब हमारा जो नया दर है कितना है? 5% है। साधारण ब्याज का फिर फार्मूला लगा दीजिएगा जिसमें समय आपको 2 वर्ष रखना है, मूलधन आपका 2100 रखना है और दर कितना रखना है? 5% रखना है। तो इस फिर से आप जब साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे तो ब्याज आपका कितना आ जाएगा? 210 रुपया आपका ब्याज आ जाएगा। तो 2 बार आप फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये हमने आपको एक नया मेथड सिखाने की कोशिश किया है। तो कॉमन सेंस से भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य के 10% अधिक है, उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो इस प्रकार से क्रेता विक्रेता को क्या हानि होगी? ये प्रश्न आपका मौखिक प्रश्न है। इसमें आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। अब विकल्प डी क्यों सही रहेगा, चलिए हम लोग इसको चर्चा करते हैं। हमने बताया है कुछ प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, तो ये उसी प्रकार का यहाँ पर प्रश्न है। देखिए जब भी आपका ये प्रतिशत जो है ये बराबर दिया गया हो, ध्यान समझिए, ये प्रतिशत आपको बराबर दिया गया हो, एक बार क्या हो रहा हो? अधिक हो रहा हो, एक बार क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो। तो छूट का मतलब कमी होती है और यानी घाटा भी इसको कह सकते हैं। अगर अधिक का मतलब होता है लाभ भी होता है, यानी एक बार दाम बढ़ रहा हो, दूसरी बार दाम घट रहा हो और प्रतिशत हमारा सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी सिर्फ कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। कमी को किसी किसी प्रश्न में हानि भी लिखी रहती है। ठीक है। और कितना होता है? x²/100 होता है। x²/100। x क्या होता है? ये जो प्रतिशत दिया गया है ना, यही हमारा होता है। तो x की वैल्यू पहली कंडीशन में भी 10 है, दूसरी कंडीशन में भी 10 है और नीचे कितना है? 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1% आएगा। 1% हमेशा कमी होती है। ठीक है। और कमी, ये जो कमी होती है, कमी को ही हम लोग हानि भी कहते हैं। ठीक है। तो कम यानी इसको हम लोग कम, चाहे तो हम कम कह सकते हैं, चाहे तो हम छूट, इसको हम छूट भी कह सकते हैं, छूट भी कह सकते हैं, कम कह सकते हैं और हानि भी कह सकते हैं, छूट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपको यही फार्मूला लगाना है। इस प्रकार से विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही रहेगा। ये प्रश्न हम लोग हजारों बार सॉल्व कर चुके हैं, जो आपके पिछले लेक्चर हैं उसमें आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। अच्छा ये क्रम मत देखिएगा, ये क्रम तो ये सुपर टेट से लिया गया है। सुपर टेट में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं ना, तो वहां से ये प्रश्न लिया गया है। तो ये जो क्रम लिखा गया है 54, 55, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं
एक कक्षा में 2 वर्ग हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन वर्गों में सफल होने वाले प्रतिशत क्रमशः 80% है, 60% है। पूरी कक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, ये प्रतिशत का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है? A बराबर B प्लस C वाला फार्मूला लगता है। यानी कि जब 2 संख्याएं जोड़कर तीसरी संख्या हमें प्राप्त होती है तो ये फार्मूला लगता है। परसेंटेज हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर आपको ये सारी चीजें बता दी जाएंगी डिटेल में। अभी यहाँ पर डिटेल में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इस प्रकार से कक्षा वाले बात हो तो इसमें हमारा अगर परसेंटेज निकालना हो तो एक तरीका आप देख लीजिएगा। हम आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ लीजिए। पहली कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट हैं और पास कितने हो रहे हैं? 80% हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा के आप क्या कर लिखिए? स्टूडेंट लिखिए और गुणा करके जो पास हो रहे हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है, प्लस का निशान लगाइए। दूसरी कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 30 हैं, तो दूसरी कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं और गुणा करके दूसरी कक्षा में जो पास हो रहे हैं उनको लिख लीजिए, तो गुणा करके 60 हो गया। नीचे क्या होता है? नीचे टोटल लिख दीजिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 और 30 कितना होता है भैया? 20 और 30 50 होता है। तो 50 कहाँ से आया? टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30 और 20 50 हो गए। और ये ऊपर हमने क्या किया कि पहली कक्षा में जितने पास हो रहे थे उसका गुणा किया, प्लस का निशान लगा के दूसरी कक्षा में जितने पास हो रहे थे उसका गुणा किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यही इसकी ट्रिक होती है। इसको सॉल्व के लिए 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 1600 प्लस 6 त्रिक 18, ये हो गया आपका 1800%। नीचे कितना भैया? नीचे आपका 50 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 और 10 28 और 4 हो जाएगा 34। तो ये चलिए यहाँ लिख देते हैं 3400% और नीचे आपका है 50। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 6 30 और कितना बचेगा? 4 और हो जाएगा 40, 5 8 40, यानी 68% आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है? विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ट्रिक बिल्कुल आसान ट्रिक थी। इसको आप लगाइएगा और आपका आंसर निकल आएगा। अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो चलिए इसका साधारण तरीका भी आपको बता देते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। साधारण तरीका देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल मेथड जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना हो। तो क्या करना है? पहले स्टूडेंट की संख्या निकालना है। तो पहली कक्षा में कितने लड़के हैं? 20 का कितने पास हो रहे हैं? 80%। तो 20 का 80% निकाल लीजिएगा। तो 20 का 80% निकाल सकते हैं। का मतलब गुणा होता है, नीचे ये प्रतिशत निशान हटेगा तो नीचे आपका आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। तो गुणा भाग कर लीजिएगा। 8 दूनी 16, इसका आंसर कितना आएगा? 16। तो 16 बच्चे पास हो रहे हैं। अगली क्लास में कितने हैं? 30 बच्चे हैं। तो 30 का कितने पास हो रहे हैं? 60% पास हो रहे हैं। तो 6 त्रिक 18 होता है, यानी 18 बच्चे अगली क्लास में पास हो रहे हैं। इसका गुणा भाग आप कर लीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वाला तरीका। ये तो ट्रिक था, अब बिल्कुल सिंपल तरीका भी समझ लीजिए। तो पहली कक्षा में 16 बच्चे, 20 में से 16 बच्चे पास हो रहे हैं। दूसरी कक्षा में 30 में से 18 बच्चे पास हो रहे हैं। तो टोटल जो पास स्टूडेंट हैं वो कितने हो गए? 18 और आपका 16 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 16। अब प्रतिशत 34 बच्चे हो गए, पास हो गए। अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। पासिंग स्टूडेंट कितनी संख्या है? 34। टोटल स्टूडेंट कितना है? 30 और 20 जोड़ दीजिए, कितना है? 50। और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते ही हैं। तो यही फार्मूला होता है ना प्रतिशत का। जो पास हो रहे हैं उन्हें ऊपर लिखिए, टोटल स्टूडेंट 50 हैं उन्हें नीचे लिखिए। 50 कहाँ से आया? ये 30 और 20 जोड़ के टोटल स्टूडेंट, और गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यही सेम ही आंसर आएगा, कोई आंसर चेंज होने वाला तो बात है नहीं। तो 68% आपका आंसर रहेगा। तो इस प्रश्न के आपको 2 तरीके बताएंगे हैं, दोनों में से आप कोई भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये ट्रिक है जिसमें डायरेक्ट आप लिखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। और ये बिल्कुल सिंपल, दूसरा वाला बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेल, चलिए प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। जाते समय इसकी जो दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस स्पीड से जा रही है। और अगली कंडीशन में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है उसको दूरी तय करती है। संपूर्ण रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल में क्या कुछ लोग गलती करेंगे कि 20 और 30 जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। 20 और 30 जोड़ा 50, 2 का भाग किया 25, सीधे आंसर लगाया विकल्प डी 25, और तुरंत उनका 1 नंबर कट गया। 1 नंबर कटने से क्या हुआ भैया? बहुत ही नीचे चले गए। तो ऐसा 1 नंबर गंवाना नहीं है। औसत चाल का जो फार्मूला होता है उसको देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x क्या है? पहली चाल है। y क्या है? दूसरी चाल है। पहली स्पीड x है, दूसरी स्पीड y है।
तो अब इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2x का मान है 20 और y का मान है 30। और अगली कंडीशन में 20 और 30 एक्स वाई जोड़ना है, यानी 20 और 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आपका 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 चौके 20 हो गया, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर ये आपकी स्पीड है। कहाँ पर है ये, विकल्प सी में है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका विकल्प सी यहाँ पर सही है। और ज़्यादा परेशान ना होइएगा, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। 58 नंबर पे चलते, 57 ये प्रश्न का क्रम मत देखिए, आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है, यदि संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। अच्छा चलो, कितना आसान प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ मौखिक आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करें, थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिए। इसमें क्या करेंगे भैया, पेन नहीं उठाना है, मौखिक सॉल्व करना है, पहले आपको बता दिया। चलिए पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3 है। अब विकल्प देखो, इकाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि ये आपका बी तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इकाई पे 3 होना चाहिए, तो बी तो कट गया। विकल्प के माध्यम से प्रश्न अगर देखें तो बी आपका कट गया, बी आपका आंसर हो नहीं सकता है। अब ए, सी और डी आपके आंसर रहेंगे। आगे बढ़ो। यदि संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, तो हमारा संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के दोनों अंक जोड़ दें और नीचे संख्या लिखें, जैसे कि अगर ए विकल्प के आधार पे कहें, इसको ए मान के चलें, तो इसको संख्या अगर जोड़ दें तो 8 और 3 कितना होता है, यहाँ पर 8 है और इकाई कितना है 3, 8 3 कितना होता है 11, और नीचे हम संख्या लिखें। ऐसा करें तो 1/7 आना चाहिए, लेकिन 11 से आपका 83 तो कटता नहीं, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। सी पे जाओ, इकाई दोनों अंकों को जोड़ो, 6 और 3 कितना होता है, 6 3 आपका 9 होता है। नीचे लिखो संख्या कितनी है 63, क्या 1/7 आ रहा है, 9 7 63, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 1/7 आ रहा है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था 1/7 आना चाहिए, आपका 1/7 आ रहा है, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो लोग इसमें विकल्प के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व नहीं करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक लंबा चौड़ा सा एक्स वाई के फॉर्मेट में समीकरण बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और कम से कम 3-4 मिनट तक इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तब उनका आंसर 63 आएगा। लेकिन कुछ प्रश्नों को हमें विकल्प के माध्यम सॉल्व करना है, कुछ प्रश्नों को हमें ट्रिक लगानी है, कुछ प्रश्नों को हमें बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। सब कुछ आपको सीखना है, क्योंकि आपको मेरिट में सिलेक्ट होना है, एक सरकारी नौकरी पाना है। तो सीखने की क्रम को लगातार बनाए रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आप सब लोग समझदार है ये हैं। इस प्रश्न में क्या करेंगे भैया, ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न में आपको a + b का होल क्यूब का फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी ट्रिक लग नहीं रही है कि आप विकल्प के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व कर सकें। ऐसे जब प्रश्न मिलते हैं तो अधिकांश प्रश्न आपके विकल्प के माध्यम से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जो विकल्प दिया है वो बटे में दिया है, 1/2 3/2, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए जो है क्या है कि a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है a³ + b³ का मान दिया गया है 9, a³ + b³ का मान दिया गया है 9 और a + b का मान दिया गया है 3। ये दो मान दिए गए हैं और 1/b + 1/b इसका मान आपको निकालना है। इसको जरा सॉल्व कर लें तो अगर हम a b कॉमन ले लें, a b अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ b का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर a का गुणा हो जाएगा। अगर हम a को पहले लिख दें तो a + b अपॉन a + b, वास्तव में हमें इसका मान निकालना था, लेकिन अगर हम सॉल्व करें तो a + b अपॉन ab का मान आपको चाहिए, जहां पर प्रश्न में आपको a + b का मान दिया गया है, यानी कि आपको a b का मान सिर्फ निकालना है। a b का मान निकालने के लिए आपको मेहनत करनी है। जब मान आ जाएगा तो यहाँ इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कहने का सीधा मतलब है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसका मान निकालना था, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है और सिंप्लीफाई करके हमें इसका मान निकालने की कोशिश करनी है। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें a b का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, a + b का होल क्यूब, इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a³ + k b³ + k 3ab और फिर a + k b। यहाँ पर देखिए ये वाला a b आ रहा है, इसी का मान हमें चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। a + b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, 3 का फिर घात 3 करेंगे तो 3 × 3 = 9 9 × 27, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर
ए क्यू प्लस बी क्यू का मान भी दिया गया है, कितना दिया गया है 9 दिया गया है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 3ab और ए प्लस बी का मान ऊपर प्रश्न में दिया गया है 3। ठीक है, तो ये 9 को इधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये 3 त्रिका 9 ए बी बचा है। ठीक है, 9 का पकड़ा पड़ेंगे तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, 2 आ जाएगा ए बी का मान। 9 का भाग कर देंगे तो ए बी का मान 2 आ जाएगा। यही ए बी का मान ला के यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी जो कि आपके समीकरण में है उसका मान प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है 3, और ए बी का मान अभी अभी आपने निकाला कितना 2, तो 3/2 आपका आंसर रहेगा। ये कहाँ पर है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने समीकरण को पहले सॉल्व करना है, ए बी का मान निकालना है, देन आप फार्मूले में पुट कर देंगे आंसर। तो आप फार्मूले में ये ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है M1D1H1 और नीचे क्या होता है W1 बराबर M2D2 और H2। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए तो आप लोग तब तक हम लोग ये फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, चलो भाई फार्मूला लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहली कंडीशन जो आपका प्रश्न दिया गया है वो पहली कंडीशन यहां से लेकर यहां तक है, दूसरी कंडीशन यहां से लेकर कहां तक है, जो आपका प्रश्न खत्म हो रहा है वहां तक। तो 2 कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में जितने आदमी काम करते हैं उसको M1 कहते हैं, जितने दिन काम लगता है उसको D1 कहते हैं, जितने घंटे काम होते हैं उसको H1 कहते हैं, जितना काम किया जाता है वो W1 कहलाता है। सेम ही दूसरी कंडीशन में होता है, जितने आदमी काम करते हैं वो M2 कहलाता है, जितने दिन काम करते हैं वो D2 कहलाता है, जितने घंटे काम करते हैं वो H2 कहलाता है, जितना सब लोग मिलकर काम करते हैं वो W2 कहलाता है। तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन ये आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिए। पहली कंडीशन में कितने आदमी काम कर रहे थे, 7 आदमी काम कर रहे थे। कितने घंटे लग रहे थे, H1 की वैल्यू आपकी 7 दी गई है। कितने दिन है, 7 दिन है। और कितने इकाई, यही आपका काम है, कितना इकाई, ये देखिए इकाई लिखा ना, 7 इकाई कार्य, तो यही आपका कार्य है, ये आपका W1 कहलाता है। यहाँ पर आपका 7 यहाँ पर लिखा है। अगली कंडीशन में कितने आदमी काम कर रहे थे, 5 आदमी काम कर रहे थे। कितने दिन तक, 5 दिन तक। कितने घंटे, आपके 5 घंटे काम करेंगे। और कितना काम करेंगे, यही आपका W2 आपका निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ कटने वाला है नहीं। W2 का 3 गुणा करेंगे तो इधर चले जाएगा, तो इधर आ जाएगा W2। इधर 5 5 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इधर 7 7 गुणा करेंगे 49, और ये जब 3 गुणा होके 125 के नीचे चला जाएगा तो कुल मिला के 125/49 कहाँ पर है, किस विकल्प में है, ये आपका विकल्प बी में मिल रहा है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, एक छोटा सा आपका कार्य और समय का एक छोटा सा फार्मूला आपको यूज करना था। प्रश्न आपका बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाना है। गोले की त्रिज्या होती है 4/3 पाई आर क्यू। सिर्फ यही फार्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पाई का मान मत रखिए, क्योंकि सारे विकल्प में पाई का मान नहीं रखा गया है। पाई आपके विकल्प में दिया गया है, इसलिए इस पाई का मान आपको नहीं रखना है। तो ये 4/3 हो जाएगा और पाई को पाई ही रखने दीजिए। आर का मान कितना है, त्रिज्या हमारी 6 दिया गया है, तो गुणे आपका घन है तो 3 बार 6 गुणे 6 कर दीजिए, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका गुणा कर दीजिएगा, 4 दूनी 8, और फिर इसमें 6 में गुणा करेंगे 48, तो 48 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 और पाई को पाई ही रहने दीजिए, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, कौन से विकल्प में, विकल्प ए आपका यहाँ पर मिल रहा है। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो कि हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपके 10 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सुपर टेट और यूपी टेट दोनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस दोनों का एक ही है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो पिछले 3-4 सालों से सुपर टेट की परीक्षा का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी टेट की परीक्षा पहले से ही पास कर रखा है। और बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने अभी अभी बीएड अथवा बीटीसी क्वालिफाई किया है, तो वो यूपी टेट की
परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो दोनों परीक्षाओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये उम्मीद है आप सभी लोग इसका सहयोग करेंगे और इस यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहेंगे। जो भी कमियां होंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको गणित में धीरे धीरे करके इतना एक्सपर्ट बना देंगे कि गणित का डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।